हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कि वो किस चीज से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट थी। तो पहली ऑप्शन में बात कर रहा है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग को अलाउ करने से रिलेटेड था। सेकंड में कह रहा है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस। थर्ड में कह रहा है राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और लास्ट में कह रहा है राइट टू प्रिवेसी इवन इफ द मैटर बिकम्स वन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, अलाउइंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जो आपका गुजरात हाई कोर्ट है वो सबसे पहला कोर्ट बना टू लाइव स्ट्रीम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो 2017 में इससे रिलेटेड काफी इंडिविजुअल और ग्रुप्स ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिटीशन का दावा ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो केस प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, उसका पब्लिक पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो भारत की जनता का यह हक है कि वो उन प्रोसीडिंग्स को लाइव देख सकें। ठीक है जी, इसके साथ के साथ पिटीशंस आल्सो सॉट गाइडलाइंस फ्रॉम द कोर्ट कि जो भी उनकी फ्यूचर केसेस हैं उनको वो पहले से ही एक गाइडलाइन सेट कर लें कि कौन कौन से केसेस क्वालिफाई करेंगे फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। बेसिकली जो आपकी जजमेंट है ये काफी सिग्निफिकेंट डिसीजन है ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओपन जस्टिस, एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल प्रोसेस। हालांकि ये जो आपकी जजमेंट है इसके आधार पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कुछ ही प्रोसीडिंग्स को ये लाइव स्ट्रीम करने का इसमें आदेश था। ठीक है जी, बट इसके इस जजमेंट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि काफी ऑप्शंस खुल गए हैं कि जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है वो एक्सटेंड की जा सकती है टू द ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, इन द हाई कोर्ट एज वेल एज इन द लोअर कोर्ट्स। तो काफी सिग्निफिकेंट जजमेंट थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सेकंड क्वेश्चन में बात कर रहा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द बॉडी। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये रिसेंटली ही इन्होंने एक्रीडेशन ग्रांट की है कंफर्मिंग टू ISO 17020 2012 बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। सेकंड ये कह रहा है कि आपका एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री द्वारा 1958 में। थर्ड ये कह रहा है कि ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बॉडीज के बारे में इन तीन स्टेटमेंट्स में बात हो रही है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी इसमें करेक्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इसमें जो आपकी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेट बॉडी ने जो एक्रेडिटेशन प्रोवाइड की है इस बॉडी को, इस काउंसिल को, उसका मेन पर्पस यही है कि वो इंस्पेक्शन और ऑडिट का काम करे इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और ये जो एक्रेडिटेशन है आपके 3 साल तक वैलिड रहेगी। आपकी ISO 17020 ये स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट्स को कि कॉम्पिटेंस ऑफ बॉडीज परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन and for the impartiality and consistency for their inspection activities. Apply करती है to inspection bodies of type A, B और C as defined in this ISO 17020 and it applies to any stage of inspection. और अगर हम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में बात करें तो आपकी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। एस्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री द्वारा 1958 में, जैसे हमने स्टेटमेंट में भी देखा। आपकी टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। तो बेसिकली ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। बेसिकली आपका ऑटोनॉमस मल्टीपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रजिस्टर की गई थी एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ठीक है जी, तो बेसिक्स आपका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था रिलेटेड टू नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट में बात करें कि जो आपका अटॉर्नी जनरल है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट है। सेकंड में कह रहा है ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के। थर्ड में कह रहा है जो आपका आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फोर्थ में ये कह रहे हैं कि जो टर्म है ऑफिस का वो है 5 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही है, थर्ड और फोर्थ आपकी इनकरेक्ट है। इसमें आपका आर्टिकल 79 नहीं, आपका आर्टिकल 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो अटॉर्नी जनरल बेसिकली प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट।
क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और साथ के साथ ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन अ जज फॉर सम हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, या फिर किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years और एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट वहां पर ये गलत है। ठीक है जी, रिमूवल के बारे में बात करें, जो इसका प्रोसीजर है या फिर जो ग्राउंड्स है रिमूवल के अटॉर्नी जनरल के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये जो ऑफिस होल्ड करते हैं, ये ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा किसी भी समय। ड्यूटीज ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करना अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। साथ के साथ कुछ ड्यूटीज को परफॉर्म करना ऑफ लीगल कैरेक्टर जो कि असाइन की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। थर्ड हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंदर क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। साथ के साथ लास्ट ये है कि टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कॉन्फर्ड ऑन हिम और हर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। तो ये थोड़ी आपकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जितनी भी ऐसी सिग्निफिकेंट पोस्ट हैं जो कि आपकी पॉलिटी में मेंशन है, आपको उनके टर्म, क्वालिफिकेशन, उनके रिमूवल की क्या प्रोसेस है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बात हो रही है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो के बारे में। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा। तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा स्थापित की गई है? पहले कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेकंड में कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, थर्ड में कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा, और लास्ट ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष सेक्टर की सिस्टमैटिक और प्लान्ड ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इन्वेस्ट इंडिया के कोलैबोरेशन द्वारा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। हम बात करें जो आपका स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज रहेंगी, क्या क्या किस तरीके का वो रोल प्ले करेगा, तो नॉलेज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट एक इसका पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट, थर्ड में कह सकते हैं कि स्टेट पॉलिसी बेंचमार्किंग, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करना रिगार्डिंग आयुष सेक्टर इन इंडिया। फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पर ये काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस और या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, और किसी भी तरीके के जो आपके इन्वेस्टमेंट केसेस हैं या एमओयूज हैं उन्हें फैसिलिटेट करना। फिर एक और इनका रोल है इशू रेजोल्यूशन का। जितने भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड जो वर्किंग इश्यूज होंगे या कोई इंप्लीमेंटेशन इश्यूज होंगे तो उन्हें रिजॉल्व करना है। तो इसमें आपका इन्वेस्ट इंडिया अलग अलग कंपनीज के साथ काम करेगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करेगा, ताकि वो डिफरेंट स्टेट्स और सब सेक्टर्स में किसी भी प्रकार के इशू को रिजॉल्व कर सके। ठीक है जी। लास्ट हम कह सकते हैं जो आपके इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको मॉनिटर करना, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देना, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस रिसर्च यूनिट की स्थापना करना एंड इनिशिएटिंग एंड इनोवेशन प्रोग्राम। तो काफी डायनेमिक से रोल्स एंड फंक्शंस हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो के, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा स्थापित किया जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है रिलेटेड टू दीक्षा पोर्टल। ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2017 में। सेकंड में कह रहा है कि इसका एम है, इस पोर्टल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टीचर्स टू मेक देयर लाइफस्टाइल डिजिटल, जो कि आजकल कोविड टाइम्स में काफी इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड ये कह रहा है कि रिसेंटली ही इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च की गई थी दीक्षा पोर्टल पर। ठीक है जी। लास्ट ये कह रहा है जो आपका IGOT है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग नीड्स की तरफ ध्यान देगा ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफ कोविड लाइक नर्सेज, पैरामेडिक्स, हाइजीन वर्कर, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, मिडवाइस। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स चारों ही करेक्ट हैं। रिसेंटली ही भारत सरकार ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल का यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग को एनहांस किया जा सके ऑफ आवर फ्रंट लाइन वर्कर्स टू हैंडल द पेंडेमिक एफिशिएंटली। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ये ऑलरेडी ही
अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ टीचर्स और स्टूडेंट्स द्वारा यूज किया जा रहा है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो आपका आईजीओटी पोर्टल है वो हेल्प करेगा इन द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द फ्रंटलाइन वर्कर्स। ये जो आपका आईजीओटी पोर्टल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट बेसिक्स ऑफ कोविड-19, आईसीयू केयर एंड मैनेजमेंट एंड क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन पर ही बेस्ड होगी। सो विद द हेल्प ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म काफी टीचर्स ने खुद को सिखाया है और ट्रेन किया है, और इट विल ऑल्सो रिकॉर्ड देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो आपके आज के 5 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। जाते जाते एक पीस ऑफ एडवाइस की, जो हमारा सोशियोलॉजी बैच 4 है 2021 के लिए, तो इसकी रजिस्ट्रेशन तो अब खत्म हो चुकी है। जो हमारे जीएस के बैच 4 हैं, पीएसआर का बैच 4 है और एसए का बैच 4 है, इनकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी वीक तक लिमिटेड है। और जो हमारे भाई बंधु 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम रिसेंटली ही एक आपका कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर स्टार्टिंग में ही कोर्स लॉन्च कर देंगे। इसकी सारी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाई जा सके। उम्मीद ये रखते हैं कि दिवाली के बाद ही इसकी एनरोलमेंट भी शुरू हो जाएगी। सो आज के 5 क्वेश्चंस आपके यहीं खत्म होते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से आप प्री बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा आप फैक्ट्स और चीजों को रिटेन कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे।